वेलकम टू स्टडी ब्लॉग। स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हम टेंस को पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो के अंदर हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे, जिसके बाद हमारा टेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप टेंस पर बनी बाकी वीडियोस को जरूर देखें, ताकि आपके जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने टॉपिक की, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये टेंस पर बनी 12वीं और अंतिम वीडियो है। इसके बाद हमारे जो टेंस है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको जानने से पहले आइए एक बार और जान लेते हैं टेंस के बारे में कि टेंस किसे कहते हैं। तो टेंस की परिभाषा क्या है? टेंस किसी कार्य के समय और इसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध कराता है। इसको डिटेल में मैंने बाकी वीडियोस में बताया है, आप उन्हें देख करके इसको आसानी से समझ जाएंगे। टेंस शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रत्येक के 4 और टाइप होते हैं, जो कि इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नाम से जाने जाते हैं। इस वीडियो के अंदर हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा अपने टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस का प्रयोग ऐसी घटनाओं को व्यक्त करने के लिए होता है जो भविष्य में किसी समय से शुरू होकर भविष्य में दिए गए समय में ही जारी रहती है। इस टेंस में कभी कभी 2 क्रियाएं एक साथ दे दी जाती हैं। ऐसे में एक क्रिया के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नियमों का इस्तेमाल करेंगे और दूसरी क्रिया के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियमों का इस्तेमाल करेंगे। वाक्य की पहचान क्या होती है? तो वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि का प्रयोग होता है। आइए वाक्यों को देखें। जैसे कि वह 2 बजे से पढ़ रहा होगा, तो देखिए वाक्य के अंत में क्या आया है? रहा होगा, और यहाँ पे समय भी बताया गया है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय भी दिया जाता है, या किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय बताया जाता है। तो वह 2 बजे से पढ़ रहा होगा, वे 3 घंटे से सो रहे होंगे, 6 बजे से वे लोग 5 घंटे से खेल रहे होंगे इत्यादि। ये सभी वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उसको किस प्रकार हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है और किस नियमों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं एक बार और यूज ऑफ सिंस एंड फोर के बारे में। तो फोर का प्रयोग हम पीरियड ऑफ टाइम अर्थात ज्ञात अवधि के लिए करते हैं, जैसे कि 1 घंटे से, 1 दिन से, 1 महीने से, 1 साल से इत्यादि। अगर इस प्रकार से आपको समय बताया गया है तो इसके लिए आप फोर का इस्तेमाल करेंगे। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब हमें ज्ञात हो कि कार्य कितनी देर से अथवा कितने समय से हो रहा है तो हम फोर का इस्तेमाल करेंगे। इसको हमने डिटेल में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पढ़ा है, तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप सिंस और फोर का इस्तेमाल अच्छे से और कर पाएंगे। आइए इसके बाद जानते हैं सिंस का इस्तेमाल। तो सिंस का प्रयोग हम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, जैसे कि सोमवार से, सन 1999 से, होली से, दिवाली से इत्यादि। सरल शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जब हमें ज्ञात हो कि कार्य कब से हो रहा है तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जब हमें ये ज्ञात हो कि कार्य कितनी देर से हो रहा है तो फोर का इस्तेमाल करेंगे, और जब हमें ये पता चले कि कार्य कब से हो रहा है तो हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। इसके बारे में आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाली वीडियो को देख सकते हैं, वहां पर काफी डिटेल में बताया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने पहले सेंटेंस के टाइप की तरफ, जो कि है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। इसके नियम को देखें तो नियम बहुत आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट शैल और विल, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। जब भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। अंत में ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फोर, और अंत में पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। सबसे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे? सब्जेक्ट शैल या विल, उसके साथ हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फोर, और बाद में पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। तो हम जानते हैं कि शैल का इस्तेमाल और विल का इस्तेमाल किन सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। तो आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल किया जाएगा और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का इस्तेमाल किया जाएगा। ये आपको अब तक आसानी से याद हो गया होगा। आइए कुछ उदाहरणों को देखें। तो पहला उदाहरण है, वह 4 बजे से पढ़ रहा होगा।
देखिए रहा होगा वाक्य जो है वो कंटिन्यूस टेंस है और 4 बजे से, और यहाँ पर समय भी बताया गया है, तो वाक्य जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। तो फटाफट ट्रांसलेट करो आप। सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, तो ही विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी, स्टडिंग सिंस 4 o'clock, ही विल हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। एक और देखिए, मेरे वहां पहुंचने से पहले वह 2 घंटों से मेरा इंतजार कर रहा होगा। देखिए इस वाक्य के अंदर 2 क्रिया आई है, पहला पहुंचना, दूसरा इंतजार करना। तो जो सा कार्य पहले हुआ है उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के नियमों का इस्तेमाल करेंगे, और जो कार्य बाद में हुआ है उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियमों का इस्तेमाल करेंगे। तो ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours, जहां तक तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के नियम लगेंगे। उसके बाद बाय द टाइम आई रीच देयर, कौन सा नियम इस्तेमाल हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। मेरे वहां पहुंचने से पहले वह 2 घंटों से मेरा इंतजार कर रहा होगा। ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours बाय द टाइम आई रीच देयर। एक और उदाहरण देखें आप, राम 2 घंटे से खेल रहा होगा। राम विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। तो यहाँ पर आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस को किस प्रकार हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है, किस प्रकार उसके नियमों का इस्तेमाल किया जाता है। आइए इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस को देखें। तो अगला जो पॉइंट है हमारा वो है नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। आइए इसके नियम को देखें। तो नियम जो है वो एकदम सेम है अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही, केवल किसका इस्तेमाल किया जाएगा? एक नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। आइए उदाहरणों को देखें। तो पहला उदाहरण है, वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा होगा। तो देखिए वाक्य में समय बताया गया है, नहीं आया है और अंत में रहा होगा। आपको वाक्य पहचाना आना चाहिए। तो ही विल नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। क्या हुआ? विल और हैव के बीच में नॉट का इस्तेमाल किया गया है। ही विल नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। एक और देखें, मेरे वहां पहुंचने से पहले वह 2 घंटे से मेरा इंतजार नहीं कर रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours बाय द टाइम आई रीच देयर। इस वाक्य में 2 क्रियाएं आई हुई हैं, देख रहे होंगे जैसे कि आप पहुंचना और इंतजार करना। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है। एक और देखें, हम 2 घंटे से नहीं खेल रहे होंगे। वी शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। केवल आपको किस बात का ध्यान रखना है कि नॉट का इस्तेमाल कहां पर किया जाएगा। एक बार इस नियम को देखें, उसके बाद आपको आसानी से पता चल जाएगा कि शैल हैव या विल हैव के बीच में नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहां तक हमने सीख लिया अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार अनुवाद किया जाता है। आइए इसके बाद जानते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार अनुवाद किया जाता है। तो अगला जो पॉइंट है हमारा वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब जो हम शैल और विल का इस्तेमाल कर रहे हैं ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे। केवल एक नियम है कि अगर वाक्य क्या से शुरू होगा तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएंगे। अगर वाक्य क्या से शुरू नहीं होगा और वाक्य के बीच में WH फैमिली वर्ड आएंगे तो वाक्य जो है जब आप अनुवाद करेंगे तो आप अनुवाद WH फैमिली वर्ड से करेंगे। आइए नियम को देखें। तो सबसे पहले WH फैमिली वर्ड आएगा अगर वाक्य के बीच में WH फैमिली वर्ड आया हुआ है तो। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जैसे कि शैल और विल, फिर सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर, और उसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। और क्योंकि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो अंत में क्वेश्चन मार्क, इसको आप बिल्कुल भी ना भूलें। आइए इसके भी उदाहरणों को देखें। तो पहला उदाहरण है, क्या वह 4 बजे से पढ़ रहा होगा। देखिए वाक्य क्या से शुरू हुआ है, जैसे ही वाक्य क्या से शुरू होगा आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। विल ही हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। एक और देखिए, वह 4 माह से मेरा इंतजार क्यों कर रहा होगा। तो देखिए वाक्य के बीच में क्यों आया है जो कि एक WH फैमिली वर्ड है। तो वाक्य को जब हम अनुवाद करेंगे तो हम सबसे पहले WH फैमिली वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। वाई विल ही हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 4 months। वह 4 माह से मेरा इंतजार क्यों कर रहा होगा। वाई विल ही हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 4 months। एक और देखिए, क्या राम 2 घंटे से खेल रहा होगा। तो देखिए वाक्य क्या से शुरू हुआ है तो हमें WH फैमिली वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। तो विल राम हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। तो कितना आसान है इसको ट्रांसलेट करना, ये आप देख रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत अगर आती है तो आप वीडियो को दोबारा देखें, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए इसके बाद हम अगला पॉइंट इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को देखें। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य।
इसके भी नियम को देखें तो नियम जो है वो बिल्कुल सेम है इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरह, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो WH फैमिली वर्ड, उसके बाद शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट हैव बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, और अंत में पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। और क्योंकि ये भी एक प्रश्नवाचक वाक्य है तो अंत में क्वेश्चन मार्क। आइए इसके भी उदाहरणों को देखें। तो पहला उदाहरण है, क्या वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा होगा? विल ही नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock? क्योंकि वाक्य जो है वो क्या से शुरू हुआ है, इसीलिए हम ट्रांसलेट करते वक्त सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। एक और देखिए, वह 4 माह से मेरा इंतजार क्यों नहीं कर रहा होगा? तो देखिए वाक्य के बीच में क्यों आया है, तो इसका मतलब हमें वाक्य को अनुवाद करते वक्त सबसे पहले WH फैमिली वर्ड का इस्तेमाल करना है। तो वाई विल ही नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 4 months? एक और देखिए, सुरेश इस मकान में 2035 से कैसे नहीं रह रहा होगा? तो देखिए फिर से एक वर्ड आया कैसे, जो कि WH फैमिली वर्ड से बिलोंग करता है। तो हाउ विल सुरेश नॉट हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2035? तो इस प्रकार हम अनुवाद कर सकते हैं बहुत ही आसानी से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सभी सेंटेंसेस को। तो यहां पर हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। टेंस के ऊपर अपनी अच्छी पकड़ बनाने के लिए आपको टेंस के कंसेप्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा, जिसके लिए हमने टेंस पर वीडियोस बनाई है। उन वीडियोस को देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करेंगे, वहां आपको प्लेलिस्ट का डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा। आप उन सभी वीडियोस को देखें, बार बार देखें, आपका कंसेप्ट जो है बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश ग्रामर के और भी टॉपिक्स के लिए स्टडी ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर हमारा जो टेंस है वो हो जाता है कंप्लीट। हमने टेंस के 12 प्रकारों को पढ़ा, उनके नियमों को जाना, किस प्रकार उनके सेंटेंस को अनुवाद करते हैं हमने इसको भी जाना, कुछ कंसेप्ट को भी जाना है इसके बीच में। तो आप अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए इन वीडियोस को बार बार देखेंगे। 2-3 बार अगर आप देख लेते हैं, उसके बाद आपको टेंस में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे आपको एक फ़ायदा होगा, और फ़ायदा ये होगा कि चैनल पर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।